हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 4th चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर। गाइस आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोग बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि आपको लगाना लेना चाहिए, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे, और साथ साथ में मैं बायोसेवर्ट के नियम का जो अनुप्रयोग होता है उसको कर चुके हैं। गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, कोई धारावाही लूप है, वृत्ताकार लूप है, कोई धारावाही चालक का वृत्ताकार लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है। बी का फार्मूला जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसके केंद्र पर होता है, अगर इसकी त्रिज्या आर है और इसमें आई धारा बह तो ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना। साथ साथ में इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोई ए बी आपके पास वायर है, इस ए बी वायर से ए दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी स्थित है और इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग देना, ठीक है। अब चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम। सभी लोग हेडिंग कर लिए, एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है, बिल्कुल कर लिए हेडिंग। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। क्लास 12th में आज के 1-2 महीना पहले, समझना सभी लोग ध्यानपूर्वक, मैं क्या करना चाहता हूँ। क्लास 12th में आज के 1-2 महीने पहले शायद आप लोगों ने एक टर्म पढ़े होंगे, गाउस का नियम। कितने लोगों ने पढ़ा है? सभी लोग पढ़े होंगे। याद किसी को नहीं होगा, मुझे मालूम है, आप लोग भूलते बहुत तेज हो, क्योंकि काम की चीज़ें याद नहीं रखते हो, फालतू की चीज़ें तो दिमाग में भर भर के पूरा कचरा भरा रहता है दिमाग। लेकिन आज मैं आप सभी से कहता हूँ, आप लोग ऐसे पढ़ाई करना कि ये काम का नहीं है, ये कचरा ही है, तो आपको याद हो जाएगा। कचरे चीज़ें ज़्यादा याद होती है ना। चलिए फालतू की बातें इधर करते हैं, सही सीरियसली बात करते हैं। तो आपने जो गाउस का नियम पढ़े हैं, उसी गाउस के नियम टू सेम एम्पियर का परिपथी नियम है। जो गाउस का नियम है वही आपका एम्पियर का परिपथी नियम है, दोनों सेम ही है, समझ लीजिए। बस गाउस का नियम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, यानी वैद्युत क्षेत्र के लिए था, या आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। यानी एम्पियर का परिपथी नियम हमें क्या देता है? एम्पियर का परिपथी नियम वैद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध बताता है। आप लोग लिख सकते हैं एम्पियर का परिपथी नियम, पॉइंट नंबर 1, एम्पियर का परिपथी नियम किसके किसके मध्य संबंध देता है? वैद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध देता है। देखिए एम्पियर का परिपथी नियम जो होता है वैद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या होता है? संबंध बताता है। वैद्युत धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य संबंध बताता है। क्या संबंध होता है इसको ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग। देखिए एम्पियर ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कोई भी किसी भी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन, किसी भी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है, उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। बात समझना, कोई यह आपका बंद परिपथ है। बंद परिपथ का मतलब क्लोज है, बंद है। इस बंद परिपथ में धारा, काफ़ी ज़्यादा धारा बह रही है, इस तरह से I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, ये सभी धारा बह रही है। तो बंद परिपथ में जो धारा बह रही है, ठीक है, बात समझना है यहाँ पे सभी लोग। बंद परिपथ में यहाँ पे I1, I2, I3, I4 इस तरह से धारा बह रही है। तो एम्पियर ने क्या बताया? इस बंद परिपथ में अगर इसके सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किया जाए, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन इस तरह से दिया, ये सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन अगर किया जाए तो इसमें बहने वाला जो रेखीय समाकलन होता है, इस बंद परिपथ में बहने वाला धारा I के μ0 गुना होता है। धारा I के μ0 गुना होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? उड़ गया आपके दिमाग के ऊपर से?
इसमें बहने वाली सभी धारा यानी सिग्मा सिग्मा आई के म्यू नॉट गुना होता है। उड़ गया ऊपर से, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, अच्छे से समझिए, आ जाएगा। इस नियम के अनुसार क्या होगा, किसी भी बंद परिपथ में, कोई भी ये बंद परिपथ, ये देखिए ये नियम वहीं पे लागू होता है जिस जहाँ पे बंद परिपथ होता है। अगर बंद परिपथ नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में बहने वाला धारा आई उस बंद परिपथ के सीमा के अंदिश, फिर से समझिएगा, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाला धारा आई जो होता है, जो बहने वाला धारा आई होता है, उस बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र B के सीमा के अंदिश रेखीय समाकलन के, सॉरी फिर से समझिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट में गड़बड़ी हुआ। देखिए कोई भी बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अंदिश रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I की म्यू नॉट गुना होता है। एक बार सभी लोग अपने हाथों को खोलेंगे और कमेंट बॉक्स पर टाइप करेंगे क्या जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। टाइप करें सभी लोग, 2 से 3 बार याद हो जाएगा। क्या टाइप करना है, चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बंद परिपथ के लिए, फिर से समझिएगा, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अंदिश रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I के म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो आप स्टेटमेंट को हम भी लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन बंद परिपथ में बहने वाली धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि किसी भी कोई भी बंद परिपथ है उसका चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मतलब ये समाकलन होता है, इसमें ये चूंकि क्लोज सर्किट है इसलिए यहाँ पर इसका निशान लगा है। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है, उसमें बहने वाला धारा I के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। धारा बहने वाली धारा I के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। बोलिए सभी को समझ में आया, बोलिए सभी को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो ये I है, ये सिग्मा I लिखो, क्योंकि ये सिग्मा I होता है। सिग्मा I का मतलब क्या हुआ, सिग्मा I का मतलब क्या है, ये योग होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से योग होता है, प्लस I4, इस तरह से क्या होता है, योग होता है। इस तरह से क्या होता है, योग होता है। इस तरह से क्या होता है, योग होता है। अब बोलिए समझ में आ रहा है सभी को, सभी पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम हुआ। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एम्पियर का परिपथी नियम, ताकि चीजें आपको याद होती रहें। क्या है एम्पियर का परिपथी नियम, बताइए जरा। एम्पियर का परिपथी नियम है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए उस बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होता है वह बंद परिपथ में बहने वाली धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। चलिए अब चूंकि ये एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग तो होगा अपने दैनिक जीवन में, बिल्कुल है। आइए देखते हैं कौन कौन सा उपयोग है। डेरिवेशन इसमें से एक ही पूछता है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये पूछता है। लेकिन हम आपको 2 से 3 अनुप्रयोग बताऊंगा, 2 अनुप्रयोग बताऊंगा जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और जल्दी मैं आप सभी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक लाइव मैराथन लेकर आने वाला हूँ। हो गया रब। चलिए अब एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग, हेडिंग करिए एम्पियर
नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथी नियम का क्या अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग और कैसे करेंगे इनका अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए एम्पियर का परिपथी नियम जो है क्या होता है, इसका अनुप्रयोग 2 से 3 अनुप्रयोग होता है। अगर मान लीजिए कोई ये धारावाही चालक है इस तरह से लंबा, इस धारावाही चालक में आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, तो इस धारावाही चालक से अगर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस एम्पियर के परिपथी नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फार्मूला यूज होता है, समाकलन वगैरह होता है और एक फार्मूला निकलता है। वही फार्मूला आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, केवल इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कौन सा फार्मूला है आप सभी का, देखिए चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपान 2πr, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र B के बराबर। क्या, किसी भी बंद परिपथ के किसी भी अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है, इसके कारण कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर इस चालक से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपान 2πr। क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट। देखो मैं जल्दी आप सभी के लिए एक फार्मूला का सीट लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा का पूरा फार्मूला, चैप्टर का पूरा फार्मूला एक साथ दूंगा। चैप्टर नंबर 1 का मैं टाइपिंग करवा के तैयार कर चुका हूँ, जल्दी मैं 1-2 दिन के अंदर लेकर आ जाऊँगा। और 1-2 दिन नहीं, मतलब कुछ बाकी हैं, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, करीब समझ लीजिए ये जो नेक्स्ट टेस्ट है, जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला, टेस्ट के बाद मैं आपको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फार्मूला तब तक मैं उसे पूरा टाइपिंग करवा दूंगा। टाइपिंग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग सीधे उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने घरों में लगा सकें, जब तक आपको एग्जाम देना तब तक उसे रट सकें, क्योंकि फार्मूला आएगा तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कोई भी धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक से दूर स्थित कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि आप सभी को पढ़ना है, जिसका डेरिवेशन भी करना होता है, यह है आपका, वह कौन सा है, कोई धारावाही परिनालिका के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले बात होती है धारावाही परिनालिका क्या होती है। परिनालिका एक नली होती है, जैसे ये नली है, इस नली पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से हम इस तरह से वायर को क्या करते हैं, राउंड अप कर देते हैं, तो इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसका हम लोग को डेरिवेशन भी करना है, हम कभी और डेरिवेशन कराएंगे, म्यू नॉट NI। अब यहाँ n के स्थान पर ये एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या है, I यहाँ पर धारा है और म्यू नॉट आपको मालूम है निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो किसी धारावाही परिनालिका के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, म्यू नॉट NI, ये होता है। ये दोनों फार्मूला आपका, ये किसका, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग हैं ये सभी। कोई धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई लंबी सीधी धारावाही चालक तार है, इसके कारण कोई r दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये लंबी सीधी धारावाही चालक तार के कारण। ये दोनों के दोनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, नोट करिएगा सभी लोग, करिएगा नोट सभी लोग। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं, कोई बेलन है, मान लेते हैं कोई बेलन है, उस बेलन के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र से बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, एम्पियर के परिपथी नियम से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बन, देखिए न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला चाहिए। अब फार्मूला आपको कैसे आते हैं इससे नहीं मतलब, आप याद कर लीजिए फार्मूला, ठीक है। वैसे हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के समय कैसे आते हैं फार्मूला। अब देखिए कोई ये बेलन है आप सभी के सामने, ये आपका बेलन है, कोई बेलन है, इस बेलन के जो है, इस बेलन के 3 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट इस बेलन से बिंदु P स्थित है जो कि दूर स्थित है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट ये है आपका, ये मान लीजिए बेलन क्या सतह है, यहाँ पर P' बिंदु है, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेलन के अंदर,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन 3 बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मेरा सहयोग करता है, हेल्प करता है एम्पियर का परिपथी नियम। कैसे होता है सहयोग? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार आइए देखते हैं। देखिए इस बेलन के सतह पर ये जो बिंदु P स्थित है, सतह से सबसे पहले हम लोग दूर इस बिंदु P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और मान लेते हैं यह इस बिंदु से इसकी दूरी स्मॉल r है। मान लेते हैं इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो क्या होगी? आप वही समझ लीजिए, बेलन मत मानिए, आप इसको लंबा सीधी धारावाही चालक तार मान लीजिए। इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? चूंकि पहले मेन कंडीशन P के लिए क्या हो जाएगी? P बिंदु पर क्या हो जाएगी? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर, म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर, ये हो जाएगा बिंदु पे, P बिंदु पर। इस P बिंदु पर म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर हो जाएगा। एक सीधी सी बात है। अब अगर मान लीजिए ये आपकी दूरी ये थी, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस P बिंदु पर, P डैश बिंदु पर निकालते हैं, यानी ये कैपिटल R दूरी पर अगर P डैश बिंदु है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई कैपिटल R, ये हो जाएगी। ये किस बिंदु के लिए? ये तो आपका P बिंदु के लिए है, ये आपका P डैश बिंदु के लिए है और ये आपका डबल डैश P डबल डैश बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? P डबल डैश बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछता है इस पर आधारित न्यूमेरिकल, म्यू नॉट I स्मॉल r अपान 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये हो जाएगा किस पे? इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। तो मैं जो आपको लास्ट में इसका अनुप्रयोग बताया, तो अनुप्रयोग आपके एग्जाम में एक ही पूछता है, धारावाही परिनालिका वाला, लेकिन ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और आपको ये मालूम होगा एग्जाम में तभी अच्छा नंबर आ सकते हैं जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तब। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। देखिए मैं आपको एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा लेकिन टॉपिक एक ही होगा उसमें, ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो, टॉपिक एक ही रहेगा। जैसे इसमें आपका एम्पियर का परिपथी नियम कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर दिए बायोस्टैट के अनुप्रयोग, जो धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से क्या होता है, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। मैं जरूरत पड़ने पर मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा, लेकिन इस सप्ताह के बाद थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा डॉक्टर ने मुझे कहा है रेस्ट वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा लाइट्स के बीच में होना पड़ता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं ले लूँगा, ठीक है। विश्वास करना मेरे ऊपर, सब ले, बस मेरी जिम्मेदारी है कंप्लीट करना। मैं कह रहा हूँ एक अन्य टीचर्स आ रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी क्या समझ लीजिए, एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। यह सप्ताह, ये रक्षाबंधन की रक्षाबंधन के आगे या फिर उससे पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाएंगे, ठीक है। और जो मैथ वाले सर हैं वो रक्षाबंधन के बाद ही आएंगे, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट वगैरह आते हैं उसे कलेक्ट करके, ठीक है। बाकी आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा। थोड़ा मोड़ा अगर डिसमैनेज होता है तो उसको आप लोग देख लीजिए, लेकिन फिर इतना विश्वास रखिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना मैं पढ़ा दिया उसको बार बार रिपीट करना, और 20 तारीख के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है, जो नेक्स्ट संडे पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट संडे को लेंगे। 20 तारीख के बाद कितने तारीख को संडे पड़ रहा है, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट संडे को मैं लूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद सभी को।